A very good afternoon. I'm Neha Singh. So today I'm going to talk about community health nursing. एंड जो अभी MPCHO का अपडेट आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस रहता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहता है। ओके, सो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहता है बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है और अपन को पूरे डिटेल्स में पढ़ना रहता है MPCHO के लिए, क्योंकि CHO में जो सबसे ज़्यादा आता है वो कम्युनिटी हेल्थ से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैंने स्टार्ट किया है अभी, और हम पूरा MPCHO एग्ज़ाम तक जो अपना ये सिलेबस रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ MPCHO। तो हमने आज स्टार्ट किया है एक छोटे से टॉपिक के साथ। धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कवर अप करेंगे, और अगर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली ये चीज़ें डील करेंगे। धीरे धीरे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं तो हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस है, आपको इसका आंसर देना है। द क्वेश्चंस इज ऑल आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेप्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन ये मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जितने भी डायमेंशंस होते हैं सारे डायमेंशंस हैं एक को छोड़कर। तो आपको बताना वो कौन सा डायमेंशंस है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डायमेंशंस में इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिरिचुअल डायमेंशंस, सेकंड है सोशल डायमेंशंस, एंड थर्ड है मेंटल डायमेंशंस, एंड फोर्थ है इकोनॉमिकल डायमेंशंस। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तो वो 5 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वोकेशनल डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, बट इकोनॉमिकल डायमेंशंस नहीं होता है। ओके, तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा? डी, इकोनॉमिकल डायमेंशन। सो अब हम थोड़ा सा हेल्थ ऑफ डायमेंशंस की ओर थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल डायमेंशंस डील करेंगे। फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कौन सा डायमेंशंस, पहला क्या है? फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन क्या होता है अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अब डील कर रहे हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन वो होता है जैसे जो एनाटॉमिकल कंडीशंस रेफरेंस देता है, जैसे वेट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, अपना हेल्थ होगा। इसमें क्या होते हैं, जो अपना हेल्थ होता है, ठीक है, जो बॉडी की हेल्थ होती है किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल चीज़ों के ऊपर। जैसे हमारी हेल्थ कई कई तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे मेंटल अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सोशल कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, वोकेशनल कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो फिजिकल डायमेंशन है वो हेल्थ को कैसे, फिजिकल डायमेंशन में हम हेल्थ को कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले है कि जो वेट होता है ना, तो जो वेट है उसका नॉर्मल वेट अपन कितना कंसीडर करते हैं फीमेल के लिए? 55 kg। अगर कोई फीमेल एडल्ट पर्सन है, ठीक है, कितना है? फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल है तो उसका 55 जो अगर केजी वेट है ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन, ठीक है। और अगर कोई मेल है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मेल है, ठीक है, मेल के लिए हम 60 kg वेट प्रिफर करते हैं एज अ नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है? फिजिकल में। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है कि अगर कोई फीमेल है 55 kg से कम है तो वो क्या है?
अंडर वेट में आती है, ठीक है, अंडर वेट में आती है, या कोई ना कोई उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो प्रॉपरली वेट गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और सेकंड वन इस क्या होता है, जो अगर मेल है 50 मेल है, अगर वो 60 kg से कम है, 60 kg से कम है, तो उसके अंदर कोई ना कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसके कारण उसका बॉडी है वो प्रॉपरली वेट गेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या वेट और केजी, वेट और हाइट, ये जो वेट और हाइट जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, हेल्थ स्टेट इंडिकेट करते हैं। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले वेट लेते हैं, अगर कोई चिल्ड्रन पेशेंट आता है तो सबसे पहले हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। चिल्ड्रन में हाइट और वेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम वेट और हाइट चिल्ड्रन का मेज़र नहीं करेंगे तो हम उसका हेल्थ अभी नहीं बता सकते कि वो कितना वेट गेन कर रहा है, कितना वेट गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो फिजिकल डायमेंशंस होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, मेंटल डायमेंशन। ओके, सेकंड क्या होता है, मेंटल डायमेंशन। अब मेंटल डायमेंशंस के अंदर क्या क्या आते हैं, जब हम मेंटल डायमेंशन, अब जैसे मेंटल डायमेंशन हो गया तो सबसे पहले अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई अगर किसी पर्सन को हम असेस कर रहे हैं या उससे कुछ पूछ रहे हैं या उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर एक वे में अगर वो आंसरिंग नहीं करता तो अपन अपने माइंड में क्या क्लिक होता है, इसके अंदर थोड़ी कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है या कुछ ना कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, या हमारे क्वेश्चंस को प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझ रहा है तो प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका जो आईक्यू लेवल है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मेंटल डायमेंशंस में सबसे पहले हम आईक्यू लेवल चेक करते हैं। तो आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इंटू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, तो हम अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला होता है, माँ का बेटा 100% क्या बनेगा, सीए बनेगा, ठीक है। सीए बनने के लिए बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर्सन बहुत फुली कॉग्निटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, माँ का बेटा 100% क्या बनेगा, सीए बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जैसे जो नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है वो 90 से 109 के बीच में होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पहले इसका नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं कि जो नॉर्मल आईक्यू लेवल चेक करने का है, तो नॉर्मल जैसे आईक्यू लेवल नॉर्मल कितना होता है, आईक्यू नॉर्मल कितना होता है, 90 से 109, ये हमारा नॉर्मल आईक्यू लेवल हो गया, ठीक है। और अगर देन इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा, ये नॉर्मल कितना हो गया, 90 से 109। उसके बाद इंटेलिजेंस में क्या आता है, इंटेलिजेंस में आता है वो 110 से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर उसका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर आ रहा है मतलब वो किस में है, इंटेलिजेंस में है, ठीक है, इंटेलिजेंस कैटेगरी में है। उसके बाद हम जीनियस में अगर 140 आ रहा है उसका नॉर्मल वैल्यू आईक्यू लेवल, तो वो किस में कंसिडर होता है, जीनियस में। अब गाइस ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है एमपीसीएचओ का, वो अब नॉर्मल वैल्यू नहीं पूछता है, बहुत कम रेयरली है कि नॉर्मल वैल्यूज़ पूछेगा, कि जैसे नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है तो 90 से 109 अपन बोल देंगे, नहीं, वो ऐसे बोल देगा कि जीनियस पर्सन में आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कि 140 होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस पर्सन में मोर देन 110 होना चाहिए, ओके। तो आपको ये चीज़ें देखना है, ठीक है। ये अपने जीनियस कैटेगरी का हो गया। देन उसके बाद क्या आता है, पुअर आईक्यू, ठीक है। तो पुअर आईक्यू का वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे, 70 से 89, ठीक है,
70 से 89 अगर किसी का IQ लेवल आ रहा है तो वो पुअर IQ में आ गया, ठीक है, पुअर IQ। और अगर पुअर IQ आ गया, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं MR, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हम कब कंसिडर करते हैं? अगर पेशेंट का लेस देन 70 IQ आ रहा है। कितना? लेस देन 70, ओके, लेस देन 70 IQ आ रहा है, लेस देन 70 IQ लेवल आ रहा, तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन में काउंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डाटा है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो IQ लेवल चेक करने का जो फॉर्मूला है, माँ का बेटा 100% क्या बनेगा? CA बनेगा। ये आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्या आता है, वैसे CHO में IQ लेवल चेक करने का फॉर्मूला आ सकता है, बट उसका डाटा नहीं देगा कि आपको, जैसे किसी पेशेंट का मेंटल एज इतना है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, तो आप उसका IQ लेवल बताइए, ये नहीं आता है, बट आपको फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी आती है कि माइल्ड कब कंसिडर करेंगे, मॉडरेट कब कंसिडर करेंगे, और सीवियर कब कंसिडर करेंगे, और प्रोफाउंड। तो इसकी कैटेगरी में जो लेवल्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पर्पस के लिए। तो अपन देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट मेंटल रिटार्डेशन है तो उसकी कैटेगरी कैसे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, कितना? लेस देन 70, ओके, लेस देन 70। अब सबसे पहले हम माइल्ड का देखेंगे। माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, माइल्ड, तो माइल्ड कैटेगरी में, जैसे हमने यहाँ बोल दिया कि मेंटल रिटार्डेड पेशेंट है, तो उसका जो IQ लेवल है लेस देन 70 है, ओके। अब लेस देन 70 है तो माइल्ड में क्या कैटेगरी होगी? तो माइल्ड में हम कंसिडर करेंगे 50 से 69। अगर 50 से 69 के बीच में आ रहा है तो वो माइल्ड MR होता है। माइल्ड MR में जो इसका अब इसका मैनेजमेंट भी आता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अगर कोई पेशेंट है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, एजुकेबल है, ट्रेनेबल है, उसको हम क्या प्रिवेंशन देंगे या क्या उसको ट्रीटमेंट के लिए या क्या सपोर्ट देंगे। तो सबसे पहले माइल्ड के लिए हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, ठीक है। एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। एजुकेट करेंगे, एजुकेशन देना है, ठीक है। एजुकेबल होता है मतलब अपन को अगर कोई पेशेंट मेंटल रिटार्डेड है माइल्ड कैटेगरी का, तो अपन को उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कोई भी काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, या जैसे अपने कुछ डेली रूटीन्स के जो वर्क्स होते हैं तो कुछ तो वो अच्छे से कर पा रहा है, कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन को एजुकेट करना है ताकि वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करे, ठीक है। ये किस में आ रहा है, मेंटल माइल्ड में। उसके बाद हम किस माइल्ड के बाद हम क्या देखेंगे, माइल्ड के बाद मॉडरेट, ठीक है। माइल्ड के बाद हम देखेंगे मॉडरेट। मॉडरेट कैटेगरी में जो इसकी वैल्यू होती है 35 to 49 होती है। कितनी होती है, 35 to 49 होती है। और इसको मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में कंसिडर किया जाता है। इसमें अगर कोई पेशेंट इस कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। क्या करने की ज़रूरत होती है, ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, या ट्रेनेबल, ठीक है। अपन उसको ट्रेन करते हैं। जैसे अभी अपन ने माइल्ड में देखा तो माइल्ड में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती है, अपन उसको एजुकेट करेंगे, बार बार उसको बताएंगे तो वो सीख जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट कैटेगरी में कोई पेशेंट आ रहा तो अपन उसको ट्रेंड करेंगे, उसको डेली करके बताना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। ये किस में आ गया, मॉडरेट कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज़ माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, देन सीवियर, ठीक है। अब सीवियर कैटेगरी में तो सीवियर कैटेगरी में कितना होगा, 20 to 34। अगर 20 to 34 किसी का IQ लेवल आ रहा है तो किस में आएगा, सीवियर कैटेगरी में। अब सीवियर कैटेगरी में आ रहा है मतलब अगर 20 to 34 उसका IQ आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो वीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो अपन वो क्या रहता, वो पेशेंट आप कुछ भी एजुकेट कर लो या ट्रेंड कर लो, वो पेशेंट कुछ भी नहीं सीख पाएगा, है ना। तो अपन को वो क्या क्या रहता, वो पेशेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप कुछ भी ट्रेंड कर लो या
आप एजुकेट कर लो, वो खुद से कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो अपनी वो एटलीस्ट वो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जैसे नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, सम वियरिंग ऑफ क्लॉथ्स हो गया, तो इन चीज़ों के लिए वो किस पे डिपेंड रहेगा? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि उस कौन सी कैटेगरी में आता है? डिपेंडेंट। ठीक है, ये किस में आएगा? डिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ इट इज़ सीवियर कैटेगरी। ओके, तो सीवियर कैटेगरी में ये अगर आता है तो अपन ये पेशेंट जो रहता है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, देन लास्ट वन क्या होता है? प्रोफाउंड। ठीक है, प्रोफाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखने हैं। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड में लेस देन अगर 20 किसी का IQ आ रहा है तो प्रोफाउंड में आता है। इसको कास्टोइडल, कास्टोइडल मतलब किसी न किसी ऐसे मेंटल आइसोलेशन में या किसी न किसी ऐसे कहना चाहिए स्कूल्स में या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में अपन को एडमिट करवाने पड़ते हैं इन पेशेंट को, क्योंकि अपन भी इनको संभाल नहीं पाते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेड रहते हैं, ये टोटली डिपेंड रहते हैं, इनका मेडिसिन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहती है। तो घर में इनका केयर करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाने रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट मेंटल डायमेंशंस। मेंटल डायमेंशंस के अंदर ये चीज़ें आती है, मैंने आपको बता दिया। IQ लेवल का फॉर्मूला होता है, देन IQ लेवल के सारे कैटेगरीज मैंने बता दिया है। नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है? 90 से 109 होता है। ठीक है, अगर इंटेलिजेंट है तो मोर देन 110 IQ होगा, जीनियस है तो 140 होगा, अगर पुअर IQ है तो 70 से 89 होगा, और मेंटल रिटार्डेड है तो उसका IQ लेवल कितना होना चाहिए? लेस देन 70। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया मोटा मोटा किसमें? मेंटल डायमेंशंस है। अगर मेंटल डायमेंशंस के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा, है ना। और मेंटल रिटार्डेड से क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड कौन सा है? थर्ड डायमेंशन कौन सा है? सोशल डायमेंशन। ठीक है, सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन में जैसे अपनी सोसाइटी है, तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या चलती है? जैसे नॉर्म्स हो गया, कस्टम्स हो गया, बिलीव्स हो गया, ये हमारी सोसाइटी की अगर मान लीजिए हम बात करें ना, अगर कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो सोसाइटी के अंदर यही सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे क्या हो गया? नॉर्म्स हो गए, कस्टम्स हो गया, बिलीव्स हो गए। तो हमारे सोसाइटी में हमें सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अगर पेशेंट किसी भी पर्सन का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या वो किसी भी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो बाहर के लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, बात करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेटेड होते हैं, तो वो अपना जो IPR लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में आ रहा है कि जैसे अगर कोई पेशेंट प्रॉपर IPR मेंटेन कर पा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल कोई पेशेंट हो या अपने फैमिली का कोई पेशेंट हो या रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो या सोसाइटी का कोई भी पर्सन हो या कोई भी VIP पर्सन उसके इन फ्रंट ऑफ आ रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर वे में अपना IPR मेंटेन कर पा रहा है, तो मतलब वो प्रॉपर हेल्दी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये किस में आता है? सोशल डायमेंशंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डायमेंशन से वैसे ज़्यादा इतना डिटेल अंदर क्वेश्चंस नहीं आते। डायमेंशंस में अगर क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा कि 4 आपको डायमेंशंस दिए होंगे, एक डायमेंशंस हेल्थ ऑफ डायमेंशन से रिलेट नहीं करेगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल ना करके कुछ और दे दिया जाएगा, तो आपको वो पढ़ना है। ठीक है, 3 डायमेंशंस हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ डायमेंशंस है, फोर्थ डायमेंशन पढ़ेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमने डाला हुआ है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशंस क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किस पे बिलीव करना, नेचर पे बिलीव कर रहा है, ठीक है, और दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। सबसे मेन बात क्या होती है कि किसी भी नेचर पे बिलीव करना, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो नेचुरल है ना, वो नेचर है। ठीक है, ये तो होना ही था, है ना, ये तो हमारे साथ है, ये होता ही है ना, ये भगवान ने क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, उनकी मर्जी से कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर वो चीज़ों को नेचुरली लेके चल रहा है, ठीक है,
तो वो क्या है, स्पिरिचुअली डायमेंशंस में इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई पर्सन है, मान लो अगर उसके साथ कोई इंसिडेंस हो गया या कुछ ऐसा हो गया, लॉस हो गया, तो वो क्या करता है कि जैसे कुछ दूसरों पे ब्लेम करने लगते हैं ना, अगर उसकी भी गलती है या वो नेचुरली भी है, तो वो दूसरों पे ब्लेम करने लगते हैं या अपनी गलतियों का जिम्मेवार किसी और को ठहरा देते हैं। तो मेंटली हेल्थ वो प्रॉपर हेल्दी नहीं होते। हमारे सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि ऐसे पर्सन्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, जो नेचुरल भी कोई अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है या कुछ लॉस हो रहा है, पर उसका जिम्मेदार वो किसी और को ठहरा देते हैं, किसी और को ब्लेम कर देते हैं। तो वो प्रॉपर या फुली हेल्दी पर्सन में इंक्लूडेड नहीं किए जाते। ठीक है, अगर कोई पर्सन एक कहना चाहिए एक वे के अकॉर्डिंग, एक टाइम के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, या खुद को उससे निपटने के लिए खुद को एडजस्ट कर रहा है, खुद को संभाल रहा है, तो वो एक कहना चाहिए हेल्दी पर्सन में इंक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्राई करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चले जाते हैं, तो वो एक हेल्दी पर्सन में इंक्लूडेड नहीं किए जाते। ये हमारा क्या हो गया, स्पिरिचुअल डायमेंशंस हो गया। ठीक है, बस आपको बस नाम लिखना है कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, देन इकोनॉमिकल जो डायमेंशंस होता है, एक्चुअली ये डायमेंशंस तो हैं बट आपको पढ़ने तो हमें 5 ही पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल भी एक प्रकार का डायमेंशंस ही है, बट हम इसमें यहाँ पे राइट आंसर, अब देखो राइट आंसर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइट आंसर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, टोटली डिफरेंट डायमेंशंस नहीं पूछा जाएगा। 5 डायमेंशंस होते हैं जो ऐसे पॉपुलर होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, हमको पढ़ने ही पड़ते हैं। कौन कौन से, वोकेशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। इसके अलावा जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए ऐसे ही डायमेंशंस हैं, हमको इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने होते। बट अगर इन ऐसे चारों ऑप्शन है, तो वैसे अगर अपन देखा जाए तो चारों ही डायमेंशंस हैं, लेकिन अब हमें ऑप्शन आ गया है तो हमें करेक्ट आंसर तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव अगर होता तो हम ऑल ऑफ दी अबव आंसर करते, बट हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नहीं है, तो हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम इन तीनों में से एक ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, इकोनॉमिकल डायमेंशन, बिकॉज ऑफ जो स्पिरिचुअल है, सोशल है, मेंटल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अबंडेंट हैं। ठीक है, जिनके बिना बिल्कुल भी डायमेंशंस कहना चाहिए कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसा है। तो अपन को इकोनॉमिकल डायमेंशंस यहाँ पे ऑप्शन में चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन, ठीक है, वोकेशनल डायमेंशंस में ऐसा होता है कि जैसे कोई पर्सन है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग करता है, या किसी पर्सन के पास जैसे नॉलेज है, ठीक है, तो कोचिंग पढ़ा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अर्निंग कर रहा है। कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो मजदूरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब कोई अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी अर्निंग कर रहा है, तो किस में आता है, वोकेशनल डायमेंशंस में आता है। ठीक है, अब जैसे अपन पढ़ लिख लेंगे तो अगर अपन को मजदूरी करने के लिए कोई बोलेगा तो अपन एग्री नहीं होंगे, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम उसके अकॉर्डिंग। फिर जैसे अपन एजुकेटेड है तो किसी कॉलेज में टीचिंग करने के लिए बोल दिए, या किसी हॉस्पिटल में जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई तो हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग कर रहे हैं। वो किस में इंक्लूडेड होता है, वोकेशनल डायमेंशंस में इंक्लूडेड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल अबाउट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ओके, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आईक्यू लेवल ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ये आप लोगों से अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया कि मॉडरेट जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 50 से 69, ऑप्शन बी है 35 से 49, ऑप्शन सी है 20 से 34 और ऑप्शन डी है 20 से कम। तो अब आप लोगों को चूज़ करना, मॉडरेट लेवल जो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है।
तो मॉडरेट लेवल जो है यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है 35 से 49 जो IQ लेवल रहता है वो किसका रहता है, मॉडरेट पेशेंट का रहता है मेंटल रिटार्डेड में। ठीक है, ये हमने पहले ही बता रखा है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, ऑल स्टेजेस आर इंक्लूडेड इन डिजीज साइकिल एक्सेप्ट। ठीक है, अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिजीज साइकिल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MPCHO के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिजीज साइकिल में क्या क्या आती हैं, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपन नेक्स्ट फर्दर डील करेंगे। तो अभी अपन यहाँ पे स्टेजेस डील करेंगे। तो आपको बताना है कि ये चारों में से 3 तो स्टेजेस हैं डिसीज साइकिल की, बट एक नहीं है। ऑप्शन ए में है इंक्यूबेशन पीरियड स्टेज, ऑप्शन डी है प्रीमोडियल स्टेज, ऑप्शन सी है फास्टेजियम स्टेज और ऑप्शन डी है डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप बता सकते हैं, आप खुद ही अगर पढ़ा होगा आपको तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीमोडियल स्टेज। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिसीज साइकिल के बारे में जानेंगे कि जो डिसीज साइकिल होती है, ठीक है, तो आप लोगों को गाइज ये पता होगा कि अगर कोई भी डिसीज़ कॉज हो रही है, क्या हो रही है, डिसीज़। ठीक है, डिसीज़ तो बिना किसी कारण के कभी भी कोई डिसीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो बिना किसी कारण के कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। तो अपन यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, सबसे मेन होता है कि अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो एजेंट, ठीक है, होस्ट, और तीसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करने के लिए। ठीक है, जैसे आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो उसमें एजेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, और अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ये तीनों फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे डिसीज़ साइकिल में कि उसका जो साइकिल है वो कैसे बनता है। तो आप गाइस ड्रॉ कर लीजिएगा, सबसे पहले हम डिसीज़ साइकिल बनाएंगे। ठीक है, जी, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, टोटल कितने स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं। अब अपन 1 बाय 1 डील करेंगे इनको, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे जैसे एजेंट हमारे बॉडी में एंटर किया। ठीक है, इंटर करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। ठीक है, इंक्यूबेशन स्टेज। अब इंक्यूबेशन स्टेज में देखेंगे कि अगर कोई एजेंट हमारे बॉडी में एंटर किया, ठीक है, एंटर करने के बाद वो क्या करता है, अब अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रोथ करता है किसी होस्ट के अंदर। जब वो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ करता है तो कोई ना कोई वो रिएक्शन कॉज करता है। वो रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे बॉडी में किसी न किसी साइन एंड सिम्टम्स के रूप में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही किसी एजेंट ने हमारे बॉडी में क्या किया, एंटर किया, एजेंट ने बॉडी में क्या किया, इंटर किया, किस में गया, बॉडी में। ठीक है, बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, साइन एंड सिम्टम कॉज करता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम कॉज करने के बाद जो भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हमें अपीयर होती है, शो होती है, देखने को मिलती है पेशेंट की बॉडी में, हम उसको क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम बोलते हैं। तो वो किस में इंक्लूडेड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड में। ये फर्स्ट नंबर का है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद अब जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि जिस मतलब कम टाइम में अपना इफ़ेक्ट दिखाने लगते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। तो अपन को यहाँ पे देखना है। लेकिन एक बात है कि जैसे अगर किसी पेशेंट का, ठीक है,
जैसे यहाँ पे किसी पेशेंट का अगर साइन एंड सिम्टम दिखने लगा, ओके, तो अगर किसी पेशेंट का साइन एंड सिम्टम दिखने लगा है तो हम यहाँ पे उसका डायग्नोसिस ईजिली नहीं कर पाएंगे। ये डायग्नोसिस ईजिली इस स्टेज में कौन सी इंक्यूबेशन पीरियड में डायग्नोसिस ईजिली नहीं होगा। डायग्नोसिस क्या होगा, सॉरी, डायग्नोसिस नॉट ईजिली डन, ओके, डायग्नोसिस ईजिली डन नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट सिम्टोमेटिक रहेगा लेकिन डायग्नोसिस हम अपन इजीली नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज होता है प्रोडर्मल स्टेज, ओके। दूसरा क्या होता है, प्रोडर्मल स्टेज, ओके। प्रोडर्मल स्टेज में कॉमन साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। डायग्नोसिस नॉट इजीली पॉसिबल, इसमें भी डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होती है। और पेशेंट क्या फील करता है, समथिंग इज़ रॉन्ग इन टू बॉडी, जैसे पेशेंट के बॉडी में कुछ मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ रॉन्ग टाइप की फीलिंग आ रहा है, तो वो पेशेंट फील करता है। और ट्रीटमेंट भी इस प्रोडर्मल स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी भी डिसीज़ के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होते हैं। बट एक डिजीज़ होती है, यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे, आपको सेकंड स्टेज में ही लिखना है, प्रोडर्मल स्टेज में आपको लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, किसका रेप्लिकेशन होता है, एजेंट का, ओके। रेप्लिकेशन होता है, डायग्नोसिस नॉट इजीली, डायग्नोसिस नॉट इजीली पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, डायग्नोसिस नॉट इजीली पॉसिबल। देन उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट नॉट स्टार्ट, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं होता है, ट्रीटमेंट नॉट स्टार्ट, ओके। और जो इसमें जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम नॉट अपीयर, ओके, एक्सेप्ट नॉट अपीयर, नॉट अपीयर, इतना लिख लिया आपने। ट्रीटमेंट नॉट स्टार्ट, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम नॉट अपीयर, एक्सेप्ट, यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट मीजल्स, एक्सेप्ट मीजल्स डिजीज़, ठीक है। मीजल्स डिसीज़, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिसीजेज़ होती हैं जिसके भी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो इस स्टेज में अपीयर नहीं होते हैं। बट जो मीजल्स डिजीज़ का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कॉप्टिक स्पॉट। तो जो मीजल्स डिसीज़ है उसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम प्रोडर्मल स्टेज में दिखेगा, सिर्फ मीजल्स डिसीज़ के साथ ऐसा होता है, बाकी कोई भी डिसीज़ के साथ ऐसा नहीं होता कि उसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम प्रोडर्मल स्टेज में दिख जाए, ठीक है। आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मीजल्स का जो कॉप्लिक स्टेज है, कॉप्लिक स्पॉट जो सिम्टम्स है वो डिसीज़ के किस साइकिल में अपीयर होता है, तो आपको याद रखना है प्रोडर्मल स्टेज में ये अपीयर होता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्रोडर्मल स्टेज के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही थी हमने डील कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, फेस्टिजियम। थर्ड क्या है, फेस्टिजियम स्टेज। फेस्टिजियम स्टेज के अंदर आता है, इट इज़ पीक स्टेज। पीक स्टेज मतलब जैसे हमने थर्ड नंबर में वो जो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी वो किस में आता है, थर्ड में, फेस्टिजियम स्टेज में आता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक जितने भी डिसीज़ होते हैं उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि प्रोडर्मल स्टेज में कोई भी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होता है एक्सेप्ट मीजल डिजीज़, ठीक है। तो जो फेस्टिजियम स्टेज होता है इसमें जितने भी डिसीज़ होते हैं उनके पूरे स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं, ठीक है।
और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा भी सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। और यहाँ पे एक सबसे मेन बात होती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कौन सी स्टेज में? थर्ड में। ट्रीटमेंट स्टार्ट कौन सी? थर्ड में, फेस्टिजियम स्टेट में। फेस्टिजियम स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ है। और स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं ऑफ ऑल डिजीजेस। ठीक है, ये हो गया अपना फेस्टिजियम। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या आता है? डिफरवेंसेस। क्या आता है? डिफर, आप नंबरिंग कर लीजिएगा गाइस। डिफर वेंसेस स्टेज। ठीक है, डिफरवेंसेस स्टेज में क्या आता है कि कुछ साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि थर्ड स्टेज जैसे फेस्टिजियम स्टेज है, उसमें हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ जैसे ट्रीटमेंट है, कुछ ड्रग्स का इफेक्ट बॉडी में स्टार्ट होने लगता है। जब बॉडी में उसका इफेक्ट स्टार्ट होने लगता है तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनएक्टिव होने लगते हैं, है ना। तो जैसे वो इनएक्टिव होने लगेंगे या डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, तो धीरे धीरे जो भी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। तो डिफरवेंसिव स्टेज में क्या होता है? सम साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, डिसअपियर होने लगते हैं। और पेशेंट क्या फील करता है? ये आपने लिख लिया। पेशेंट फील रिलैक्स, एंड पेशेंट क्या करने लगता है? रिलैक्स फील करने लगता है। ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ स्टेज हो गया। ठीक है, ये हमारे फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फिफ्थ स्टेज। ओके, सो इन फिफ्थ स्टेज कन्वल्सेंस स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? फिफ्थ को कन्वल्सेंस स्टेज। ओके, कन्वल्सेंस स्टेज, इसमें क्या होता है कि ऑल साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? ऑल साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। ऑल साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं और पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, पेशेंट फील मोर, ठीक है, पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल। ओके, ठीक है, पेशेंट इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने लगता है, क्योंकि इसमें जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करने लगता है। उसके बाद लास्ट जो होता है, लास्ट स्टेज क्या है अपना? नंबर 6 लास्ट स्टेज है डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या